हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड परीक्षावाणी क्लास पार्ट 2 के बारे में। और इससे पहले दोस्तों हमने इस सीरीज़ के ऊपर पार्ट 1 दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही अगर आपने हमारे उत्तराखंड के पोस्टमार्टम क्लासेज या मैराथन क्लासेज वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। आपके आगामी एग्जाम्स उत्तराखंड के जितने भी होने हैं उनमें बहुत हेल्पफुल आपकी क्लासेज रहने वाली हैं। और उत्तराखंड परीक्षावाणी की जो हमने एक सीरीज़ दोस्तों शुरू की हुई है, इसका पार्ट 1 मैं करवा चुका हूँ। आज पार्ट 2 है जिसमें हम उससे आगे के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दोस्तों 15 क्वेश्चन तक कराया था। और 15वें क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन भी दिए थे। 16वां और 17वां क्वेश्चन भी मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। काफ़ी सारे दोस्तों के आंसर इसमें सही थे। तो 15वां प्रश्न था कि राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है। तो राज्य के 8 नगरों में नगर निगम है। तो इसमें कुछ लोगों को डाउट था कि सर श्रीनगर भी तो हाल ही में नगर निगम बनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन दोस्तों उस घोषणा को अभी स्थगित कर दिया गया है। यानी कि वर्तमान में भी नगर निगमों की संख्या 8 ही है। श्रीनगर वर्तमान में हमारा नगर निगम नहीं है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आती है तो यार कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो के बारे में। अब 8 नगर निगम है, तो 8 नगर निगमों में सबसे पहला नगर निगम कौन सा है, तो वह है देहरादून नगर निगम। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा या उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है, वो है देहरादून नगर निगम। और देहरादून नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, 9 दिसंबर 1998 को दोस्तों देहरादून नगर निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहला नगर निगम और सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है या सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है, वो है देहरादून नगर निगम, जिसकी स्थापना 9 दिसंबर 1998 को हुई थी। उसके बाद में दोस्तों 1998 के बाद में सीधे 2011 में हरिद्वार और हल्द्वानी को नगर निगम बनाया गया। तो हरिद्वार और हल्द्वानी नगर निगम की स्थापना कब हुई, वो हुई 2011 में। उसके बाद दोस्तों 2013 में रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की को नगर निगम बनाया गया 2013 में। और उसके बाद एट लास्ट में दोस्तों 2017 में ऋषिकेश और कोटद्वार को आपका नगर निगम बनाया गया था। ठीक है, और अभी हाल ही में 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर को भी नगर निगम का दर्जा दिया गया है, लेकिन अभी इस घोषणा को स्थगित कर दिया गया, यानी कि वर्तमान में भी नगर निगमों की संख्या 8 ही है। अगला हमारा 16वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख का चुनाव कैसे किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, या फिर सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो किसी भी नगर का नगर जो प्रमुख होता है दोस्तों, वह स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। स्थानीय जनता के द्वारा वोट देके उसे चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। अब उत्तराखंड की बात करें या भारत की बात करें तो नगर निकाय प्रणाली के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों कि भारतीय संविधान के भाग 9A में या 9 में दोस्तों आर्टिकल 243 ओ से लेकर जेड तक, या आर्टिकल 243 हिंदी में कहेंगे तो तौ से लेकर यों तक हमारा नगर निकाय प्रणाली के बारे में बताया गया है। और इस नगर निकाय प्रणाली को भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची के रूप में भी जोड़ा गया था। और इस नगर निकाय प्रणाली के अंतर्गत हमारे मुख्यतः 18 विषय आते हैं। कितने विषय आते हैं दोस्तों, 18 विषय आते हैं। और कौन सी अनुसूची में है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, जिसे 1993 में फिर लागू किया गया था, जिसमें हमारे 18 विषय हैं। और राज्य में हमारी त्रिस्तरीय नगर स्वायत्त शासन प्रणाली है या नगर निकाय प्रणाली है। और उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत 1916 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है उत्तराखंड में नगर निकाय प्रणाली की शुरुआत, 1916 में। तो नगर निकाय प्रणाली त्रिस्तरीय है, जिसमें सबसे बड़ा स्तर है नगर निगम, दूसरा स्तर है नगर पालिका परिषद, और तीसरा स्तर है हमारा दोस्तों वो है आपका नगर पंचायत। ठीक है, जैसे हमने पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के बारे में पढ़ा था, सबसे छोटा स्तर ग्राम पंचायत था। वैसे ही नगर निकाय प्रणाली में सबसे छोटा स्तर नगर पंचायत है, मध्यम स्तर नगर पालिका परिषद और सबसे बड़ा स्तर है नगर निगम। उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है दोस्तों, 8 है। वहीं नगर पालिका परिषद कितने हैं, तो 39 के आसपास हैं, या कहीं कहीं 41 भी आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं नगर पंचायत कितनी है, तो कहीं कहीं 47 या कहीं कहीं 44 भी आपको नगर पंचायतें देखने को मिलेंगी। ठीक है, और नगर पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव भी 5 वर्षों के लिए प्रत्यक्ष रीति से होता है। ठीक है, और नगर पालिका परिषद के सदस्यों का चुनाव या अध्यक्ष का चुनाव भी प्रत्यक्ष रीति के तहत होता है। और नगर निगम के मेयर का चुनाव भी प्रत्यक्ष नीति के तहत, यानी कि सीधे आम जनता के द्वारा होता है। इतने पॉइंट आपको दोस्तों यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करते हुए चलने हैं।
अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा है। तो उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग था कौन सा, दीक्षित आयोग। तो स्थायी राजधानी के चयन हेतु बनाया गया आयोग है दीक्षित आयोग। और इस दीक्षित आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 11 जनवरी 2001 को, 11 जनवरी 2001 को दीक्षित आयोग की स्थापना होती है। और ये दीक्षित आयोग जो है वह एक सदस्यीय आयोग है जिसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, वीरेंद्र दीक्षित। वीरेंद्र दीक्षित इस आयोग के अध्यक्ष हैं। और इस दीक्षित आयोग का गठन किस लिए किया गया था दोस्तों, स्थायी राजधानी के चयन हेतु हमारा दीक्षित आयोग का गठन किया गया था। लेकिन आप लोगों को पता है कि अभी तक भी हमारी स्थायी राजधानी का चयन नहीं हो पाया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि कौन सी है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, 9 नवंबर सन 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में तथा हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया था। और वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में भारत में दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का एक जिला नहीं है। तो चंपावत, बागेश्वर, बिजनौर या रुद्रप्रयाग। तो बिजनौर दोस्तों हमारा उत्तराखंड का एक जिला नहीं है। बिजनौर पड़ता है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। जबकि चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग तीनों जनपदों की स्थापना 1997 में की गई थी और ये कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, 20वां प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी में या सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत 36 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में दोस्तों हमारा 30% 36 आरक्षण का प्रावधान किया गया। कितना परसेंट रिजर्वेशन महिलाओं को प्राप्त है, 30% रिजर्वेशन प्राप्त है। लेकिन दोस्तों वहीं अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि पंचायतों में, यानी कि वन पंचायतों की बात करें या ग्राम पंचायतों की बात करें कि पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है, तो पंचायत में महिलाओं को दोस्तों 50% का आरक्षण प्राप्त है। और यह प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण देने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा कब की गई थी, तो मार्च 2008 से। दोस्तों मार्च 2008 से पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण की घोषणा देने की बात की गई थी। और इस टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री कौन थे, तो मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूरी जी, जिनके द्वारा घोषणा की गई थी कि पंचायतों में भले ग्राम पंचायत हो, वन पंचायत हो, वहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अगर सभी श्रेणी की सेवाओं में पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 30%। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आरक्षण का जो ये टॉपिक है दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफी बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे बात किया जाए कि उत्तराखंड में एससी को कितना % आरक्षण देने की बात की गई है, तो एससी कास्ट यानी कि हमारा जो अनुसूचित जाति होती है उसे 19% आरक्षण देने की बात की गई है। ठीक है, वहीं एसटी जाति को कितना % आरक्षण देने की बात की गई है, तो एसटी को दोस्तों हमारा 4% यानी कि अनुसूचित जनजाति को 4% का आरक्षण दिया गया है। और वहीं ओबीसी यानी कि पिछला वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात की गई है, तो ओबीसी को दोस्तों हमारा 14% आरक्षण देने की बात कही गई है। तो याद रखना है, एससी को 19%, एसटी को आपका 4% और ओबीसी को आपका 14% आरक्षण दिया गया है। और वहीं जो हमारी 36 महिलाओं को नॉर्मल सभी सेवाओं में 30% और पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। देखिए आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में विधानसभा की कुल हमारी 70 सीटें हैं, 70 हमारी निर्वाचित सीटें होती थी। और इससे पहले तक दोस्तों हमारा एक सदस्य मनोनीत किया जाता था जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से होता था। लेकिन वर्तमान में दोस्तों इस मनोनयन की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है हमारा 104वें संविधान संशोधन के तहत। तो 104वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि हमारा 126वां संविधान संशोधन विधेयक, बिल भी हम इसे कह सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन के रूप में 104वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है, जिसके तहत एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। तो राज्य की विधानसभा में आर्टिकल 333 के तहत दोस्तों एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित किया जाता था राज्यपाल के द्वारा। और 104वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों आर्टिकल 333 यानी कि राज्य की विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किया जाता था राज्यपाल के द्वारा, उसके आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ दोस्तों आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में भी जो एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, उनका भी मनोनयन स्थगित कर दिया गया है, यानी कि उनके आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। और एससी एसटी आरक्षण को हमारा 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि एससी एसटी और ये जो आरक्षण है ओबीसी आरक्षण, इसको 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया, जबकि एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। तो जो ये प्रश्न पूछा गया है, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, वह एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता था और इसे 104वें संविधान संशोधन के तहत स्थगित कर दिया गया। देखिए दोस्तों आपने 3-4 संविधान, आपको 104वां संविधान संशोधन याद रखना है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को किस अधिनियम के तहत या किस संशोधन के अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, तो
104वें संविधान संशोधन के तहत। यहीं से एक प्रश्न भी बन सकता है कि SC ST आरक्षण को 10 वर्षों के लिए किस संविधान संशोधन के तहत बढ़ाया गया है? 104वें संविधान संशोधन के तहत बढ़ाया गया है। यहीं से 103वां संविधान संशोधन दोस्तों आपको याद रखना है, EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था हमारा 103वें संविधान संशोधन से के तहत की गई थी। 102वां संविधान संशोधन दोस्तों किससे संबंधित था? OBC से संबंधित था 102वां संविधान संशोधन। और GST 101वां संविधान संशोधन याद रखना है, जो कि किससे संबंधित था? GST से संबंधित था। और अभी हाल ही में दोस्तों हमारे टोटल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 105वां संविधान संशोधन कौन सा था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि उत्तरांचल या उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो आप सभी लोगों को पता है उत्तराखंड राज्य की स्थापना भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर सन 2000 को की गई थी। ठीक है, 27वें राज्य के रूप में। अगला हमारा दोस्तों, और हिमालयी राज्यों के क्रम में अगर उत्तराखंड राज्य का क्रम पूछेगा तो दोस्तों 11वां था। ठीक है, और हिमालयी राज्यों के क्रम में अंतिम राज्य के रूप में भी उत्तराखंड का ही गठन हुआ था, जो कि उत्तरांचल नाम से किया गया था। और यहाँ की अस्थायी राजधानी है हमारी देहरादून, और स्थायी राजधानी कोई भी नहीं है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है दोस्तों क्या? गैरसैंण। और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया था दोस्तों? इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है। तो 4 मार्च 2020 को गैरसैंण को उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। और गैरसैंण को ही हम उत्तराखंड राज्य की पर्वतीय राजधानी भी कह सकते हैं। यहीं से दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय दोस्तों हमारा कहाँ पे स्थित है? नैनीताल में स्थित है। यानी कि उत्तराखंड हाईकोर्ट कहाँ? नैनीताल में स्थित है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000 को, जिस दिन हमारे उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई थी या उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, उसी दिन दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, और उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन कहाँ? हमारे नैनीताल में स्थित है। 9 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। और यहीं से दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में दोस्तों भारत में कुल हमारे 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हाईकोर्ट हैं दोस्तों? 25 हाईकोर्ट हैं। और उत्तराखंड हाईकोर्ट के अभी दोस्तों हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे मिश्रा जी हैं। ठीक है, तो संजय कुमार मिश्रा जी हमारे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्होंने RS चौहान जी का स्थान लिया हुआ है। ठीक है, और भारत के कौन से हाईकोर्ट के रूप में उत्तराखंड हाईकोर्ट का गठन किया गया था? तो भारत के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में, यानी कि जब उत्तराखंड हाईकोर्ट बना था तो कौन सा हाईकोर्ट बना था? 20वें नंबर का था। ठीक है, तो 20वें हाईकोर्ट के रूप में हमारा, या 20वें उच्च न्यायालय के रूप में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन नैनीताल में किया गया था 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, तो आप दोस्तों जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय का भवन जो नैनीताल में स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अलग अलग प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, एक प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है किसके द्वारा की गई थी, कौन सी शैली पर आधारित है, किस प्रकार से इसमें इस प्रकार के इसमें प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन जो है दोस्तों हमारा कौन से शैली में बना हुआ है? गौथिक शैली में बनाया हुआ है। गौथिक शैली, तो गौथिक शैली याद रखना है, या फिर बर्मिंघम प्लेस की शैली पर बना हुआ है। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का शिलान्यास कब किया गया था दोस्तों? तो 1897 में, 1897 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के भवन का शिलान्यास किया गया था। और डेट अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो डेट है 27 अप्रैल 1897 को। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण कार्य कब बनकर यह पूरा हुआ था? तो ये पूरा बनकर हुआ था दोस्तों कब? 1900 में, सन 1900 में ये बनकर हमारा पूरा हो गया था उत्तराखंड उच्च न्यायालय का भवन या हाईकोर्ट भवन, जिसे हम नैनीताल राजभवन के नाम से भी कभी कभी जानते हैं। और इस उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो सर एंटोनी मैकडोनल्ड। एंटोनी वैसे उनका नाम है, कहीं कहीं आप संटोनी भी देखेंगे, तो सर एंटोनी मैकडोनल्ड। और यह प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो सर एंटोनी मैकडोनल्ड या सर एंटोनी मैकडोनल्ड के द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट के भवन का निर्माण कराया गया था। और इस हाईकोर्ट भवन की नींव कब रखी गई थी या निर्माण कब शुरू किया गया था? तो 27 अप्रैल 1897 को इसका निर्माण शुरू कराया गया था, जो कि अभी लोअर पीसीएस के एग्जाम पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। और यह भवन कब बनकर पूरा तैयार हुआ था? तो 1900 में बनकर यह भवन पूरा तैयार हो गया था। बर्मिंघम पैलेस की शैली पर इसे बनाया गया है, जिसे हम गौथिक शैली के नाम से भी जानते हैं। और इस राजभवन का डिजाइन किसने किया था? तो मिस्टर स्टीवेंस के द्वारा नैनीताल राजभवन स्थित जो ये भवन है या नैनीताल हाईकोर्ट भवन का निर्माण कराया गया था सर एंटोनी मैकडोनल्ड ने। ठीक है, तथा इस हाईकोर्ट भवन में रहने वाली प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थी? वो थी हमारी सरोजनी नायडू। इतने प्रश्न आपको दोस्तों उच्च न्यायालय भवन नैनीताल से याद रखने हैं, जो कि आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में दोस्तों एक दो फैक्ट हमारे और भी आते हैं कि एंटोनी मैकडोनल्ड ने इसका निर्माण कराया था। पहले यहाँ पे ब्रॉजमैन स्कूल भी था कुछ समय तक। उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1962 में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसी हाईकोर्ट के भवन में अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी को बनाया गया था, और इसका प्रयोग सचिवालय भवन के रूप में भी किया। उसके बाद RAF के अवकाश शिविर मुख्यालय के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा इस भवन का। उसके बाद में कुछ समय बाद यहाँ पे जब नैनीताल से ग्रीष्मकालीन राजधानी हटा दी उत्तर प्रदेश ने, उसके बाद में कई सरकारी जो हमारे विभाग थे उनका भी कार्यालय रहा। उसके बाद में एट लास्ट में दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड हाईकोर्ट
का गठन किया गया जब, तो इसी भवन में हाईकोर्ट का गठन कर दिया गया देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में। इतने पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अब यहीं से दोस्तों एक प्रश्न हाल ही के एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद थे तो कौन दोस्तों, प्रफुल्ल चंद्र पंत जी, प्रफुल्ल चंद्र पंत जी। और यह प्रश्न अभी एफआरओ का एग्जाम पेपर हुआ था दोस्तों जो 2021 में, उसमें पूछा गया है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे, तो प्रफुल्ल चंद्र पंत जी थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड या राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दोस्तों अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 11 है, ठीक है। 11 में से आपका 9 तो आपके परमानेंट रहते हैं दोस्तों, और क्या है, 2 सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। इन 9 में से 8 हमारे न्यायाधीश रहते हैं और 1 रहते हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, याद रखना। तो उत्तराखंड राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, 11 है। ये पॉइंट आपको दोस्तों डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में स्थित नहीं है, ठीक है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या पौड़ी गढ़वाल। तो कौन सा जिला, बागेश्वर जिला दोस्तों हमारा गढ़वाल मंडल में स्थित नहीं है, यह कुमाऊं मंडल में स्थित है, क्या, बागेश्वर जिला। जबकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल हमारे गढ़वाल मंडल में स्थित है। तो कुमाऊं मंडल के 6 जिले कौन कौन से हैं और गढ़वाल मंडल के 7 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपके पास में मैप है तो मैप से आप ये आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कुमाऊं मंडल के 6 जनपद में आपको बताता हूँ, नैनीताल जनपद, अल्मोड़ा जनपद, पिथौरागढ़ जनपद, बागेश्वर जनपद, चंपावत जनपद और उधम सिंह नगर जनपद। ये कुमाऊं मंडल के 6 जनपद हैं। वहीं गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों की बात करें तो देहरादून जनपद, पौड़ी गढ़वाल जनपद, चमोली जनपद, उत्तरकाशी जनपद, इसी के साथ साथ रुद्रप्रयाग जनपद, देहरादून हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया और टिहरी गढ़वाल हो गया, और इसी के साथ साथ में हरिद्वार, ठीक है। तो ये उत्तराखंड गढ़वाल मंडल के 7 जनपद हो गए और कुमाऊं मंडल के 6 जनपद हो गए, ये मैंने आपको बता दिए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो आप सभी लोगों को दोस्तों ये प्रश्न पता होगा कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी जी उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और ये क्या थे, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे दोस्तों, का नित्यानंद स्वामी जी। वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे जो कि चुनाव के द्वारा चुने गए थे, तो नारायण दत्त तिवारी जी, जिन्हें उत्तराखंड में विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नारायण दत्त तिवारी जी हमारे उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। वहीं प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी थे, जो कि जब सरकार का गठन हुआ था तो उस टाइम पे इन्हें मनोनीत कर दिया गया था। और उसके बाद में नित्यानंद स्वामी जी के बाद भगत सिंह कोश्यारी जी भी मुख्यमंत्री बने थे। फिर जब एट लास्ट में 2003 में दोस्तों उत्तराखंड राज्य के विधानसभा चुनाव हुए प्रॉपरली, ठीक है, सॉरी 2002 में जब उत्तराखंड राज्य के विधानसभा चुनाव हुए प्रॉपरली, तो उस टाइम पे हमारा मुख्यमंत्री बनाया गया था किसको, नारायण दत्त तिवारी जी को। और नारायण दत्त तिवारी जी को विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो नित्यानंद स्वामी जी थे। दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी थे। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो नारायण दत्त तिवारी जी थे। ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब यहीं से दोस्तों एक प्रश्न ये भी आता है कि उत्तराखंड में प्रथम निर्वाचित विधानसभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे, तो 14 फरवरी 2002 को प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे। तो 2002 से लेकर 2007 तक दोस्तों हमारा नारायण दत्त तिवारी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। और नारायण दत्त तिवारी जी दोस्तों उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा किया था, ठीक है। तो प्रथम विधानसभा 2002 से 2007 तक चली थी, दूसरी विधानसभा 2007 से लेकर 2012 तक चली थी, तीसरी विधानसभा दोस्तों 2012 से लेकर 2017 तक चली थी, और चौथी विधानसभा हमारी 2017 से लेकर 2022 तक चली थी, ठीक है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। और ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में इंपोर्टेंट है। और अभी उत्तराखंड राज्य की 5वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं 2022 में। बाकी ये मुख्यमंत्री कौन कौन मुख्यमंत्री रहे, कैसे रहे, आप लोगों को याद होना चाहिए कि वर्तमान में अभी चुनाव हो रखे हैं, चुनाव का फाइनल रिजल्ट भी आ गया, बीजेपी ने सत्ता बना ली है, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई है। अभी हाल ही में 1-2 दिनों में उनकी घोषणा होने वाली है। उसके बाद में मैं आपको उनकी कैबिनेट के ऊपर जो भी कैबिनेट मंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे, और वहाँ पर पूरा मुख्यमंत्रियों का क्रम फिर से बता दूंगा। और जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ दोस्तों कि हमारे उत्तराखंड में वैसे व्यक्ति वाइज देखा जाए तो नवे मुख्यमंत्री बने थे कौन, पुष्कर सिंह धामी जी, ठीक है। और अभी हाल ही में कौन मुख्यमंत्री बनेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। अगले हमारे प्रश्न की बात करते हैं कि पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा कितनी है, तो 50% है। मार्च 2008 में पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया था, मैंने आपको बता दिया था। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं,
तो मोनाल पक्षी दोस्तों उत्तराखंड राज्य में 8,000 से लेकर 20,000 फीट तक की ऊंचाई तक मिलते हैं। और उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? मोनाल है। ये मैंने प्रश्न आपको बता दिया था, ठीक है। अगर मोनाल की आपका फीट में ऊंचाई पूछेगा तो 8,000 से लेकर 20,000 फीट तक है, और वहीं मोनाल की आपकी मीटर में ऊंचाई पूछेगा तो 2,500 से लेकर के 5,000 मीटर तक मोनाल की हमारी मोनाल जो हमारा पक्षी है वह पाया जाता है। लोपोफोरा इंफिजेनस है, हिमालय का मयूर इसे कहा जाता है। इनके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। अगला हमारा प्रश्न है ब्रह्मकमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ब्रह्मकमल शिव भगवान को चढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ब्रह्मकमल के बारे में भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ें बता दी हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग कौन सा है? तो 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग। तो सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 2011 को दोस्तों सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग की स्थापना की गई थी। अच्छा और इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और पहले भी एक बार शायद ये प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड में सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 नवंबर 2011 को की गई थी। और ये ग्रुप सी 2010 में भी प्रश्न पूछा गया कि 2011 में सृजित नया विभाग कौन सा था? तो सुराज उन्मूलन एवं भ्रष्टाचार व जनसेवा विभाग था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही उत्तराखंड में कौन कौन से विभाग कब बने और कैसे बने, इसके ऊपर भी दोस्तों मैं एक प्रॉपर्ली वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए स्पेशली, और वहाँ से हम सारी चीज़ें फिर वो कवर अप कर देंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी थी? तो विजया बर्थवाल जी उत्तराखंड राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष बनी थी। तो उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन थी? विजया बर्थवाल जी थी। प्रथम राज्यपाल कौन थे उत्तराखंड राज्य के? पहले दोस्तों तो सुरजीत सिंह बरनाला जी उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री मैंने आपको बता ही दिया, हमारा नित्यानंद स्वामी जी प्रथम मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे प्रश्न पूछाता है कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष दोस्तों कौन से? हमारे प्रकाश पंत जी, ठीक है, जो कि मनोनीत थे। वहीं अगर आपसे पूछा है कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन से थे, तो यशपाल आर्या जी प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे। और उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो अशोक अभिन्द्र देसाई जी प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उत्तराखंड राज्य के। और वहीं उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मेहरबान सिंह गुसाई जी उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे। यह प्रश्न आपको डायरेक्टली याद रखना है। और राज्य वित्त या राज्य विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन बनी थी? विजया बर्थवाल जी बनी थी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो संस्कृत दोस्तों हमारी उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। और उत्तराखंड की हमारी प्रथम राजभाषा कौन सी थी? हिंदी थी। दूसरी कौन सी बनी? संस्कृत बनी। संस्कृत को उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजभाषा कब बनाया गया था? तो जनवरी 2010 में दोस्तों संस्कृत को उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजभाषा बनाया गया था। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है, कब? जनवरी 2010 में, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न देखिए उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो संस्कृत है, आप सभी लोगों को बताइए, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सुमेलित सूचियां सुमेलित कर सही उत्तर चुनें कि कौन कौन सी, हमारा मेनली ये प्रश्न पूछा गया कि कौन सा विकासखंड या ब्लॉक किस जनपद में स्थित है। तो यहाँ से एक प्रश्न बता देता हूँ कि उत्तराखंड में कुल ब्लॉक या विकासखंडों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो उत्तराखंड में कुल हमारे 95 ब्लॉक या विकासखंड है। कुल तहसीलों की संख्या कितनी है? 110 हमारी वर्तमान में यहाँ पे तहसील है। कुल जनपदों की संख्या कितनी है? 13 जनपद है, ठीक है। तो कौन सा ब्लॉक किस जनपद में स्थित है? यानी कि एक प्रश्न यहाँ से पहले ये भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक ब्लॉक या सर्वाधिक विकासखंड वाला जिला कौन सा है? तो पौड़ी गढ़वाल जनपद दोस्तों सर्वाधिक ब्लॉक या विकासखंड वाला जिला है, जहाँ पे हमारे 15 ब्लॉक या विकासखंड है। उत्तराखंड में सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल है। उत्तराखंड में सर्वाधिक पलायन वाला जिला कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल है। उत्तराखंड में ऐसा जिला जिसने सर्वोत्तम सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को दिए हैं, तो वो भी पौड़ी गढ़वाल है, ठीक है। तो हवलबाग जो आपका विकासखंड है वो कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है हवलबाग विकासखंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी से आपका सही हो जाता है। डुंडा विकासखंड कहाँ पे है? उत्तरकाशी में स्थित है। ओखलकांडा विकासखंड आपका नैनीताल में है। और खानपुर विकासखंड आपका हरिद्वार में स्थित है। आपको ये प्रश्न याद रखना है। कुल विधानसभा की 70 सीटें हैं, जिसमें 13 SC से हेतु आरक्षित हैं और 2 ST हेतु आरक्षित हैं। अगला हमारा प्रश्न है 35वां दोस्तों कि उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो मैंने आपको बताई थी इसकी ट्रिक ACC, यानी कि सर्वाधिक विकासखंड वाला सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो आपका जिला है वो है चमोली जनपद। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा दोस्तों हमारा? वो है चंपावत जनपद, ठीक है। याद रखना है चमोली सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है और चंपावत सबसे कम क्षेत्रफल वाला है। और दोस्तों यहाँ से आपका प्रश्न अगर चमोली ऑप्शन में ना हो तो आपको उत्तरकाशी भी देना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो कहीं कहीं चमोली आंसर दिया जाता है, कहीं कहीं उत्तरकाशी आंसर दिया जाता है। जो उत्तरकाशी अधिकतर उस कंडीशन में आंसर दिया जाता है जब चमोली ऑप्शन में नहीं होता है। तो याद रखना है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? चमोली है। चमोली ऑप्शन में नहीं होगा तो उत्तरकाशी है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है दोस्तों? वो है हमारा चंपावत जनपद, ठीक है।
वहीं प्रश्न पूछा था उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है। कितना, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का भारत में 18वां स्थान है। 18वां ऑप्शन में नहीं होगा तो आप 19वां भी सही कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद मैंने आपको बताया था कौन सा, चमोली। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल। ये घटते हुए क्रम में है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। सर्वाधिक क्षेत्रफल चमोली का, फिर उत्तरकाशी का, फिर पिथौरागढ़ का, फिर पौड़ी गढ़वाल का और फिर नैनीताल का। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए आरक्षित है। तो राज्य में कुल दोस्तों लोकसभा की हमारी 5 सीटें हैं, जिसमें एससी है तो आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो एससी के लिए हमारी 1 सीट आरक्षित है, जो कि कौन सी है, अल्मोड़ा की सीट आरक्षित है लोकसभा में। किसके लिए, एससी हेतु, यानी कि अनुसूचित जाति हेतु। तो 5 लोकसभा की सीटें कौन कौन सी दोस्तों, तो पौड़ी गढ़वाल है, नैनीताल है, टिहरी गढ़वाल है, अल्मोड़ा है, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा और इसी के साथ साथ में हरिद्वार। ये 5 लोकसभा की सीटें आपकी उत्तराखंड में स्थित हैं। और उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की उत्तराखंड में 3 सीटें हैं। लोकसभा की 5 सीटें हैं उत्तराखंड में और राज्यसभा की दोस्तों 3 सीटें हैं। 5 सीटें कौन कौन सी लोकसभा की, आपका है देहरादून, सॉरी पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल और अल्मोड़ा, ठीक है। और अल्मोड़ा वाली सीट जो है आपकी वह एससी हेतु, यानी कि अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे कौन दोस्तों, सुरजीत सिंह बरनाला जी। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला जी उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों, तो उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी मार्गरेट अल्वा, ठीक है। और उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बहुत बार मैंने आपको बताया हुआ है। और कौन से नंबर के हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला हमारा 39वां प्रश्न है कि पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया दोस्तों। तो पंचायतों में दोस्तों महिलाओं को आपका 50% का आरक्षण दिया गया। कितना प्रतिशत, 50% का आरक्षण दिया गया है। और वहीं नॉर्मली पूछा जाएगा तो नॉर्मली 30%, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड राज्य में एससी, एसटी और ओबीसी को कितना आरक्षण दिया गया है। तो एससी यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को, एससी को दोस्तों 19%, एसटी को 4% और ओबीसी को हमारा 14% आरक्षण दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को व राज्य आंदोलनकारियों को कितना आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों वर्तमान में दोस्तों ये राज्य आंदोलनकारियों को जो आरक्षण दिया गया था, इसे संविधान के द्वारा असंवैधानिक करार दे दिया गया, यानी कि हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया। और मार्च 2018 में राज्य आंदोलनकारियों को जो 10% का आरक्षण दिया गया था उसे खत्म कर दिया गया है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था, पहले 10% आरक्षण दिया गया था और इसे खत्म कब किया गया, तो मार्च 2018 में इसे खत्म कर दिया गया। तो प्रश्न क्या देखिए कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और राज्य आंदोलनकारियों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 2% और 10%, ठीक है। 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और राज्य आंदोलनकारियों को 10% का आरक्षण दिया गया है। वहीं विकलांगों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया दोस्तों, तो विकलांगों के लिए पहले 3% आरक्षण था और वर्तमान में फिर इसे 4% आरक्षण कर दिया गया था। खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, तो खिलाड़ियों को आपका 4% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है, ग्राम पंचायत में 50% दिया गया है, अनाथों को आपका 5% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है आरक्षण से संबंधित, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को व खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो भूतपूर्व सैनिकों को मैंने आपको बताया 5% और खिलाड़ियों को कितना, 4%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। खिलाड़ियों को 4% और भूतपूर्व सैनिकों को आपका 5% का आरक्षण दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले कब सृजित किए गए। तो मैंने आपको बताया हुआ था 1997 में दोस्तों रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले सृजित किए गए थे 15 सितंबर 1997 और 18 सितंबर 1997 को। अगला प्रश्न है, किस जिले में सर्वाधिक गांव है दोस्तों उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद में हमारे सर्वाधिक गांव है। तो सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल है। सर्वाधिक ब्लॉक वाला जिला कौन सा है, वह है पौड़ी गढ़वाल है। ये प्रश्न आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर भी आपको देना है। कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर भी आपको देखना। कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ स्थित था, ये इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गढ़वाल कमिश्नरी या गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इतने क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के आज के होमवर्क के क्वेश्चन है। बाकी उत्तराखंड का जो है हम राजनीतिक सामाजिक इतिहास पढ़ रहे हैं या राजनीतिक इतिहास वाला जो लेसन ये पढ़ रहे हैं या राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा वाला लेसन पढ़ रहे हैं, तो इसमें आज इतना ही करते हैं दोस्तों। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।